हेलो टीम। आज हम क्यूए के ऊपर बात करेंगे। क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस। इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कस्टमर को एश्योर करना है। क्योंकि हम रेस्टोरेंट ऑपरेशंस में डील कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स का मतलब जो खाना यहाँ पे बन रहा है उस खाने के रिगार्डिंग हमें कस्टमर को क्वालिटी एश्योर करवानी है कि जो भी खाना यहाँ पे बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है और वो खाना सेफ है। उस खाने को खाने के बाद कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के साथ एक टर्म और होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूसी। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब आप अपने एटमॉस्फेयर में या आप अपने किचन में या बार एरिया या सर्विस एरिया में जो पैरामीटर फूड सेफ्टी के लिए कर रहे हो उसके कंट्रोल लिमिट्स देना। जैसे कि अगर आप कुकिंग करते हो तो उसका एक कंट्रोल टेम्परेचर देना कि उस टेम्परेचर पर आपको कुकिंग करनी है। या अगर आप कुछ प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हो, कुछ खाने को स्टोर कर रहे हो, तो उस स्टोरेज का एक टेम्परेचर देना कि इतने से इतने डिग्री तक हमें खाने को स्टोर करके रखना है कि उसकी सेफ्टी मेंटेन रहे। इसे हम बोलते हैं क्यूसी। क्यूए और क्यूसी दोनों का रोल होता है फूड सेफ्टी और क्वालिटी को एश्योर करना। फूड सेफ्टी मतलब खाने की सुरक्षा, यानी कि जो भी खाना आप बना रहे हो वो सुरक्षित हो, और क्वालिटी मतलब वो कितना अच्छा है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें खाने की क्वालिटी, खाने की प्रेजेंटेशन, उसको कैसे बनाया जा रहा है, कैसे पैक करा जा रहा है, कैसे सर्व करा जा रहा है, सारे के सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। जो भी क्यूए और क्यूसी के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम अपने सिस्टम में फॉलो करेंगे, या जो भी गाइडलाइंस या जो बातें आपको बताई जा रही हैं या जो एसओपीज़ आपसे शेयर करे जाते हैं, वो सारे एसओपीज़ फूड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर होते हैं। हम 3 या 4 फूड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। हमारा जो प्राइमरी फूड स्टैंडर्ड्स, जो पहला फूड स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं वो आईएसओ होता है। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल मतलब बाहर की, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड बनाने का तरीका। ये वो संस्था है जो स्टैंडर्ड्स को बनाती है। ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाती है, अलग अलग आईएसओ के नंबर्स हैं। हम जो आईएसओ फॉलो करते हैं वो आईएसओ 22000 होता है, आईएसओ 22000। ये आईएसओ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। जो कंपनीज इस आईएसओ को लेती हैं, इसका मतलब वो कंपनी अपने फूड की सेफ्टी को मेंटेन कर रही है और क्वालिटी और सेफ फूड बना रही है। दूसरा स्टैंडर्ड होता है कोडेक्स स्टैंडर्ड्स। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये भी इंटरनेशनल लेवल पर है, जो पूरे वर्ल्ड में होते हैं, चाहे आप इंडिया में रहो या बाहर रहो, ये स्टैंडर्ड सेम होते हैं। ये स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ फूड बिजनेस के लिए होता है। मतलब जो भी फूड से रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, डेयरी इंडस्ट्री हो मतलब दूध वाली इंडस्ट्री हो, या कोई और केटरिंग इंडस्ट्री हो, फिश इंडस्ट्री हो, कैन फूड इंडस्ट्रीज हो, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज कोडेक्स के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। आईएसओ फूड के अलावा और भी चीज़ों में होता है, लेकिन कोडेक्स सिर्फ फूड के लिए है। तीसरा स्टैंडर्ड जो होता है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, जिसको हम FSSAI बोलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये जनरली प्रोडक्ट के लिए बनते हैं कि अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। आईएसओ और कोडेक्स और FSSAI ये तीनों एक और प्रोटोकॉल पे काम करती है, एक और तरीके पे काम करती है, जिसको हम हैसअप बोलते हैं, HACCP, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोसेस में सारे हजार्ड्स को ढूंढते हो और उन हजार्ड्स को ख़त्म करके अपने फूड को सेफ बनाते हो, अपने फूड को सुरक्षित करते हो। हजार्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके खाने की क्वालिटी को ख़राब कर सकती है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड सेफ्टी के ऊपर।
फूड सेफ्टी का मतलब होता है वो सारे के सारे स्टेप्स या वो सारे के सारे तरीके जो आपको करने होते हैं अपने खाने को सुरक्षित बनाने के लिए। जब हम कहते हैं कि हम अपने खाने को सुरक्षित बना रहे हैं, उसका मतलब होता है कि अगर कस्टमर वो खाना खा रहा है तो उसे खाने के बाद कस्टमर को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए या उसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसको जनरली हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। तो कोई भी खाना जो सुरक्षित है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि उस खाने में जैसे कि वो खाना सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसे खाने के बाद किसी को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस खाने के अंदर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई और सामान जो खाने का नहीं है वो नहीं गिरा हुआ होना चाहिए, जैसे कि मक्खी, मच्छर, प्लास्टिक का पीस, पेपर का पीस। और वो उस खाने में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जीवाणु होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं एंड ये हर जगह अवेलेबल होते हैं। जिस तरीके से हमें अपने ग्रोथ के लिए खाना चाहिए होता है, उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खाना चाहिए होता है, हवा और पानी चाहिए होती है। जो खाना हमारे लिए अच्छा होता है वो खाना उनके लिए भी अच्छा है। जिस टेम्परेचर पे हम आराम से रह सकते हैं वो उस टेम्परेचर पर, उस तापमान पर वो भी आराम से रह सकते हैं। इसलिए जो भी खाना आप रूम टेम्परेचर पर रखते हो वो खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जल्दी ग्रो करते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको जो भी खाना स्टोर करना है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होना चाहिए, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए। जैसे कि स्टोरेज के लिए 1 से 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, 1 to 4 डिग्री का टेम्परेचर स्टोरेज के लिए होता है। जब हम कुकिंग करते हैं तो जनरली जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि 60 डिग्री ऊपर, 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो कुकिंग का टेम्परेचर होता है। जब हम फ्रोज़न प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या अगर हमें कोई प्रोडक्ट को फ्रीज़ करना है तो उसका टेम्परेचर -18 डिग्री सी, -18 डिग्री सी से नीचे होता है। इस पिक्चर में एक टेम्परेचर चार्ट दिखाया गया है। इस टेम्परेचर चार्ट में -18 डिग्री सी ये हमारा फ्रोज़न रेंज है और इससे नीचे ये फ्रोज़न रेंज है। इसके ऊपर जब हम आते हैं तो 1 डिग्री से 4 डिग्री तक ये हमारा चिल जोन होता है। 1 to 4 डिग्री सी इज़ चिल जोन। 4 डिग्री से 65 डिग्री तक हमारा डेंजर जोन होता है एंड 65 डिग्री से ऊपर हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। डेंजर जोन वो जोन होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जीवाणु जल्दी और ज़्यादा ग्रो करते हैं, जल्दी और ज़्यादा बढ़ते हैं। जितने ज़्यादा जीवाणु खाने के अंदर पैदा होंगे उतनी जल्दी वो खाना ख़राब हो जाएगा। जब जीवाणु खाने को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं तो वो खाना इंसानों के लिए ख़राब हो जाता है, और अगर वो खाना आप खा लेते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम होता है। तो फूड सेफ्टी और सेफ फूड के लिए आपके खाने में कोई भी सड़ी गली चीज़ नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई जीवाणु नहीं होने चाहिए, प्लस बाहर से कोई भी चीज़ उसके अंदर गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो तभी आप कह सकते हो कि आप फूड सेफ्टी को मेंटेन करते हो। जो चीज़ें खाने में बाहर से आकर गिर जाती है और खाने की क्वालिटी को ख़राब करती है या फिर कस्टमर कंप्लेंट्स का कारण बनती है, उनको हम हज़ार्ड्स बोलते हैं। हज़ार्ड का हिंदी में मतलब होता है खतरा। हज़ार्ड 3 तरीके के होते हैं, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिज़िकल हज़ार्ड्स वो हज़ार्ड्स होते हैं जो ज़िंदा नहीं हैं और जिनको आप छू सकते हो, जैसे कि बाल, प्लास्टिक, पेपर, पिन, मेटल का छोटा पीस, रिंग्स, ग्लास का पीस, प्लास्टिक शीट का पीस, पेन की निब या ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें। केमिकल हज़ार्ड्स वो हज़ार्ड्स होते हैं जो केमिकल होते हैं और आप उनको अपने सिस्टम में, अपने रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे हो और वो गलती से आपके खाने में गिर जाए तो उसे हम केमिकल हज़ार्ड बोलते हैं। जैसे कि सोप सॉल्यूशन, बर्तन मांजने वाला सॉल्यूशन, आप जो सैनिटाइज़र रेस्टोरेंट्स में यूज़ करते हो वो, या फिर जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डायरेक्टली वेंडर से आते हैं
जो खेतों से डायरेक्टली आपके पास आ रहे हैं, उनके ऊपर भी कीड़े से उनको बचाने के लिए कुछ केमिकल्स का स्प्रे करते हैं। वो भी केमिकल हज़ार्ड्स होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ठीक तरीके से वॉश कर लिया जाए ताकि उसके ऊपर करा गया स्प्रे ठीक से हट जाए। लास्ट होता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड। बायोलॉजिकल हज़ार्ड मतलब जैविक खतरा। ये वो हज़ार्ड्स होते हैं जो जिंदा चीज़ों की वजह से होता है, और अगर ये चीज़ें आपके खाने में गिर जाए तो खाना खराब हो जाता है या कस्टमर कंप्लेन होती है। इसमें आपके जीवाणु आते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। देन मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, छोटे वाले फ्रूट फ्लाइज जो जनरली बार एरियाज में दिखते हैं, या और कोई भी कीड़ा इसमें आ सकता है। फिजिकल नॉन लिविंग होता है, मतलब वो जिंदा नहीं है। बायोलॉजिकल जिंदा चीज़ों की वजह से होता है। और केमिकल, जो भी केमिकल आप अपने रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे हो वो होते हैं। जब ये हज़ार्ड्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हाउस फ्लाई, कॉकरोच, फ्रूट फ्लाइज, मच्छर, ये सब आपके खाने में गिरता है तो खाने की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। अगर बाय चांस ऐसे खाने को कोई कस्टमर खा लेता है या स्टाफ खा लेता है और उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होने लगती है तो उसे हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पता चले कि जो खाना हमारे सामने रखा है वो सड़ा हुआ है या नहीं है। कई बार खाने को देख के पता नहीं चलता कि वो सड़ गया है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर जीवाणु पैदा हो जाते हैं। जब हम वो खाना खाते हैं तो बाद में हमें प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो खाना खराब था। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने आउटलेट में फूड सेफ्टी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ कंप्लेंट्स की जो हमारे रेस्टोरेंट्स में बहुत कॉमन होती है, जैसे कि खाने में बाल आ जाना। खाने में बाल आने का मतलब है वो फिजिकल हज़ार्ड है, और ये बाल स्टाफ का भी हो सकता है और कस्टमर का भी हो सकता है। खाने में बाल ना आए इसके लिए हमें हेड कैप पहनना बहुत ज़रूरी है, और जो बंदा खाना बना रहा है और सर्व कर रहा है उसके बाल भी कवर अप होने चाहिए। इसी तरीके से अगर खाने में प्लास्टिक या ग्लास आता है तो इसको अवॉइड करने के लिए कि हमारे खाने में प्लास्टिक या ग्लास ना आए, तो जो भी प्लास्टिक वाले कंटेनर्स होते हैं या जो सामान प्लास्टिक की बोतल में या ग्लास की बोतल में आता है उसको आप कुकिंग रेंज से दूर खोलेंगे ताकि वो प्लास्टिक या कांच का पीस आपके खाने में या मीज़ा में ना गिरे। इसी तरीके से बार एरिया में या किचन एरिया में कई बार मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं, या छोटी वाली फ्लाइज आती हैं जो फ्रूट्स के ऊपर होती है। उन सबको अवॉइड करने के लिए आपको पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपके पास पेस्ट कंट्रोल या स्प्रे इफेक्टिव नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक बैट यूज़ करने पड़ेंगे। जब भी हम पेस्ट कंट्रोल स्प्रे कराते हैं तो पेस्ट कंट्रोल स्प्रे के वक्त आपको अपने एरिया से सारा खाने का सामान निकालकर एक अच्छी जगह पे स्टोर करना है, ताकि उस वक्त स्प्रे करने के टाइम पर इस खाने के अंदर कोई स्प्रे ना गिर जाए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी खाने में कोई भी गंदी स्मेल आती है या उसका टेस्ट खराब लगता है या उसको देखने में कुछ गड़बड़ लगती है तो हमेशा उसको चेक करें और उसको डिस्कार्ड कर दें, मतलब उसको फेंक दें। जैसे कि केक्स है, केक्स के ऊपर अगर फफूंदी लग गई है या फंगल ग्रोथ हो गई है तो वो केक खराब हो चुका है। वैसा केक ना रिसीव करें और ना कस्टमर को खिलाएं। सेकंड टॉपिक है क्रॉस कंटामिनेशन। हमने अभी बात करी थी जीवाणुओं की। जो जीवाणु होते हैं ये हर जगह मौजूद होते हैं, आपके आसपास की हवा में, पानी में, इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के बाहर, और जो कच्चा मांस आता है उसके ऊपर भी जीवाणु होते हैं। आपके पूरे सिस्टम में जीवाणु कहीं से भी खाने के अंदर एंटर हो सकते हैं अगर उनको अपने लायक अच्छी कंडीशंस मिलें तो। जब जीवाणु एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एंटर होते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, उसे हम क्रॉस कंटामिनेशन बोलते हैं। क्रॉस मतलब एक से दूसरी जगह, कंटामिनेशन मतलब गंदा करना। जैसे कि कोई नॉनवेज फूड अगर आप बिना पैक करे किसी वेजिटेबल के साथ रख देते हो, कच्चे मांस को अगर आप वेजिटेबल के साथ रखते हो तो वेजिटेबल जल्दी सड़ जाती है, क्योंकि जो कच्चे मांस के जीवाणु हैं वो वेजिटेबल में जाके उसे सड़ाना शुरू कर देते हैं।
इसी तरीके से अगर आपके हाथ गंदे हैं और आप गंदे हाथों से कोई केक का पीस टच कर लेते हो या कोई पका हुआ खाना टच कर लेते हो और उस खाने को बाद में स्टोर कर देते हो, तो वो भी जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि आपके गंदे हाथों पर जो जीवाणु थे वो केक में या उस पके हुए खाने में चले जाएंगे एंड वहाँ जाके उसे जल्दी खराब करने लगेंगे। इसी तरीके से अगर किचन में काम करते वक्त किसी बंदे की तबीयत खराब है, किसी को कोल्ड हो रखा है या छींकें आ रही हैं या बुखार है, तो हो सकता है उस बीमारी के जीवाणु भी खाने में जाके उसे खराब कर दे या किसी और बंदे की तबीयत खराब कर दे। इसे हम क्रॉस कंटामिनेशन बोलते हैं। खाने में क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए खाने को स्टोर करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले स्टोरेज एरिया में या स्टोरेज कैबिनेट में या कोई भी आपके पास जो स्टोरेज फ्रिज है, उसमें सबसे ऊपर पका हुआ खाना आता है और जो खाने लायक खाना है, जो आप खाना खा सकते हो, जिसमें आपको कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आता है, जिसको हम रेडी टू ईट फूड भी बोलते हैं। जैसे कि आपने कोई करी बनाई, कोई नॉनवेज करी बनाई, वो खाना सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आएंगे, उसके बाद सी फूड आता है, उसके बाद पोर्क आता है, देन मीट आता है और सबसे नीचे पोल्ट्री आती है, मतलब चिकन। बट हमारे रेस्टोरेंट में प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर एक के लिए अलग अलग फ्रिज प्रोवाइडेड होता है, वेज का अलग और नॉन वेज का अलग। नॉन वेज में अगर आपके पास स्पेस का इशू होता है तो आप चिकन मटन एक साथ रख सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पैक्ड होना चाहिए। अगर आपके पास सी फूड रखने का स्पेस नहीं है, फ्रेश सी फूड रखने का स्पेस नहीं है, तो वो भी आप सेम फ्रिज में रख सकते हो, बट वो प्रॉपर तरीके से पैक्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास बास्केट्स हैं तो हमेशा बास्केट्स जो होती हैं वो फ्रिज में ऊपर की तरफ लगी होती है, उसमें आप अपना वेज भी रख सकते हो। जैसे कुछ जगहों पर हमारे पास डीप फ्रिज 1 या 2 ही हैं, तो उस डीप फ्रिज में ऊपर बास्केट्स में आप फ्रेश फ्रोज़न वेज रखोगे और नीचे आप नॉन वेज रखोगे। तो फ्रोज़न वेज में आपके पास कॉर्न कर्नल्स होते हैं, स्प्रिंग रोल शीट्स होती हैं और कोई फ्रोज़न फ्रूट भी हो सकता है, तो वो आप ऊपर रखोगे और जो नॉन वेज है कच्चा वो नीचे रखोगे। अगर आपके पास पका हुआ नॉन वेज है और बास्केट खाली है तो आप एक बास्केट पके हुए नॉन वेज की भी बना सकते हो। जो भी आइटम आप स्टोर करोगे उस पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए और डेट्स होनी चाहिए। क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए एक सिस्टम और होता है कि हम जो भी चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करते हैं उसका एक कलर होता है। जनरली जो ग्रीन कलर का चॉपिंग बोर्ड होता है, हरे रंग का चॉपिंग बोर्ड, वो हम वेजिटेबल्स के लिए और फ्रूट्स के लिए यूज़ करते हैं। जो रेड होता है वो हमारा मीट के लिए या चिकन के लिए यूज़ होता है। जो वाइट होता है सफ़ेद रंग का, वो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब दूध वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और जो ब्लू कलर का होता है नीले रंग का, वो हम सी फूड के लिए यूज़ करते हैं, मतलब समुद्री खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी मछली, फ्रोज़न प्रॉन्स जो आते हैं, श्रिम्प्स जो आते हैं, वो सब आप ब्लू पे काटते हो। इन केस अगर आपके पास इनमें से कोई चॉपिंग बोर्ड नहीं है, मतलब रेड कलर का नहीं है या ब्लू कलर का नहीं है या ग्रीन कलर का नहीं है, तो उसकी जगह आप वाइट चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हो। वाइट जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है और भी चीज़ों के लिए होता है। बस हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो वाइट कलर का चॉपिंग बोर्ड है ये किसी और चॉपिंग बोर्ड के साथ मिक्स ना हो जाए। जो भी वाइट कलर का चॉपिंग बोर्ड आप चिकन के लिए या मटन के लिए या सी फूड के लिए रख रहे हो वो उसी सेक्शन में होना चाहिए। और चॉपिंग बोर्ड पे आप कटिंग कर रहे हो, उस कटिंग करते वक्त अगर चॉपिंग बोर्ड से कुछ गंदगी खाने में चली जाती है तो उसे भी हम क्रॉस कंटामिनेशन बोलते हैं। इससे बचने के लिए आपको चॉपिंग बोर्ड को सैनिटाइज करना ज़रूरी होता है। सैनिटाइजेशन क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज, हम जो सेफ फूड, सुरक्षित खाने की बात कर रहे थे, उसमें एक पॉइंट था कि हमारे खाने में कोई स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा खाना जो है वो सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। स्पॉइलेज का मतलब होता है सड़ जाना, खराब हो जाना, गल जाना। फूड स्पॉइलेज खाने का सड़ जाना, ये किसी भी तरीके से हो सकता है।
हो सकता है खाने में कुछ जीवाणु पैदा हो चुके हैं, हो सकता है कि खाना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रखा हुआ है, खाने में कोई गंदी स्मेल आ रही है, या खाने का टेस्ट खराब हो चुका है, या बेस किचन से रेस्टोरेंट में जाने के टाइम पर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से खाना खराब हो जाए, या कोई लीकेज हो गई हो जिसकी वजह से खाना खराब हो गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गई हो। इन सब चीज़ों को हम फूड स्पॉयलेज बोलते हैं। फोर्थ टॉपिक होता है फूड पॉइजनिंग का, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि गंदा खाना खाने के कारण या गंदा पानी पीने के कारण बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग का जो मेन कारण होता है वो गंदा खाना या पानी होता है, बट गंदा खाना और पानी कहाँ से आते हैं उसके भी कारण होते हैं। जैसे कि अगर खाना बनाने वाला बंदा साफ सुथरा नहीं है, आप जहाँ खाना बना रहे हो वो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गंदा है, आपने खाना बनाने के बाद उसको ठीक से स्टोर नहीं करा या कुक ठीक से नहीं करा, या फिर अच्छा खाना तो बनाया लेकिन किसी वजह से उसमें क्रॉस कंटामिनेशन हो गया, तो ये सारे के सारे चीज़ें फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। जब भी किसी को फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसके जो लक्षण होते हैं उसमें पेट में दर्द होना, दस्त लग जाना, वॉमिटिंग आना, फीवर चढ़ना, ये सब चीज़ें होती हैं। इमीडिएटली कस्टमर को या जिसको भी फूड पॉइजनिंग हुआ है उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है एंड इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग ना हो इस चीज़ को आप सिर्फ कुछ बातों से प्रिवेंट कर सकते हैं कि अपने आसपास हाइजीन मेंटेन रखें, अपने आसपास साफ़ सफाई को मेंटेन रखें, जहाँ पे आप खाना पका रहे हो वो एरिया बिल्कुल साफ़ हो, जो खाना आप पका रहे हो वो साफ़ सुथरा हो, और खाना पकने के बाद उसे अच्छी तरीके से हैंडल करा जाए और स्टोर करा जाए, डिस्पैच करा जाए या फिर सर्व करा जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे फूड सेफ्टी के ऊपर थी। इसके अलावा जो हमारे किचन के ऑपरेशंस हैं, जो हमारा कुकिंग ऑपरेशंस है, उसका एक फ्लो चार्ट होता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है रिसीविंग का। रिसीविंग मतलब आप जो भी सप्लाईज किचन में आ रही है उनको रिसीव करते हो। हमारे किचन में या आउटलेट में बहुत सारी सप्लाईज आती हैं, उनको बेसिकली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि टेम्परेचर के बेसिस पर होता है, तापमान के बेसिस पर होता है। पहला होता है चिल सप्लाई। चिल सप्लाईज वो सप्लाईज होती हैं जिनका टेम्परेचर 1 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, 1 से 4 डिग्री सेल्सियस। ये ठंडी होती हैं बट जमी हुई नहीं होती। देन होता है फ्रोज़न सप्लाई। फ्रोज़न सप्लाईज वो सप्लाईज होती हैं जिनका जो जमी हुई होती हैं और इनका टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होता है, -18 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे। देन है एम्बिएंट सप्लाई। एम्बिएंट सप्लाईज वो सप्लाईज होती हैं जो आपको रूम टेम्परेचर पे मिलती हैं, जैसे कि आपका ड्राई स्टोर और बहुत सारे कैन प्रोडक्ट्स या पैक्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि दाल, चावल, चीनी, कैन टोफू, वाटर चेस्टनट का कैन, स्पाइसेस, ये सारे आपके ड्राई स्टोर सप्लाईज होती हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे आती हैं। तो पहला स्टेप होता है रिसीविंग का। इस स्टेप पे आपको टेम्परेचर चेक करना होता है चिल और फ्रोज़न का। एज़ पर स्टैंडर्ड जो होता है चिल का टेम्परेचर 1 to 4 होता है, बट अगर डिस्पैच करते वक्त मतलब बेस किचन से अगर गाड़ी आ रही है या वेंडर अगर सामान लेके आ रहा है और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो हम उसको 8 डिग्री सेल्सियस तक ही एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब 8 डिग्री सेल्सियस तक उसको एक्सेप्ट करोगे, वो प्रोडक्ट ओके है। 8 डिग्री से ऊपर अगर आता है तो आप उसे रिजेक्ट करोगे। ये टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चालान पे रिसीविंग स्टैम्प पे लगती है, और क्यूए का जो रिसीविंग लॉग है जो हर एक आउटलेट में दिया हुआ है उसमें ये टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डालनी होती है। ऐसे ही फ्रोज़न के लिए फ्रोज़न टेम्परेचर का स्टैंडर्ड रेंज जो होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे होता है। अगर आप डिस्पैच के टाइम पे ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें -12 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री सेल्सियस तक ही एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आप प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दोगे, और ये लॉग एंट्री भी आप अपने लॉग में मेंटेन करोगे। रिसीविंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, इंस्पेक्शन या वॉशिंग का।
अगर आपको खुला सामान मिल रहा है तो आप उसे छांटोगे, जैसे कि हमारे बेस किचन में होता है सब्जियों के लिए, और उसको ग्रेडिंग करते हो। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि साइज़ के हिसाब से छांटना, ये बेस किचन में होता है। देन इंस्पेक्शन होता है कि जो भी सप्लाई आई है उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे सपोज़ आपने टमाटर लिए तो टमाटर ज़्यादा सड़े हुए तो नहीं है, या और कोई सब्जी आई है या हरे पत्तों वाली सब्जी आई है तो क्या पत्ते ख़राब तो नहीं है, इसे हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। अगर आपने वॉश करा है तो आप उसे ड्रेन करने के लिए रख देते हो। जैसे कि सब्जियां हो गई, नॉनवेज या चिकन जो आप फ्रेशली ले रहे हो वेंडर से, उसको ड्रेन करने के लिए रखते हो। आफ्टर दैट स्टेप होता है स्टोरेज का। जैसी सप्लाई आपने रिसीव करी है वैसे ही उसको स्टोर करना होता है। जैसे कि जो नॉनवेज आपने वेंडर से रिसीव करा है, जिसमें चिकन होता है, मटन होता है, उसको आप चिल पे स्टोर करोगे। फ्रोज़न को आप फ्रोज़न में स्टोर करोगे, मतलब डीप फ्रिज में स्टोर करोगे। स्टोरेज के बाद जो स्टेप आता है उसको हम प्री प्रोसेसिंग या मीज़ा प्रेप बोलते हैं। इसमें आप अपने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हो जो आपको कुकिंग के लिए चाहिए। जो भी मीज़ा होता है वो भी चिल टेम्परेचर पे स्टोर होता है। अलग अलग आउटलेट में अलग अलग मीज़ा टेबल्स होती हैं जहाँ पे नॉर्मल डेली का मीज़ा तैयार होता है और उसको छोटे कैबिनेट्स में स्टोर करते हैं जो कि चिल टेम्परेचर पे मेंटेन करे जाते हैं। मीज़ा के बाद जो स्टेप होता है वो कुकिंग का स्टेप होता है। कुकिंग का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है कि कुछ भी खाना अगर आपको कुक करना है तो वो 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, वो भी 10 मिनट के लिए। बट जनरली रेस्टोरेंट्स में जो कुकिंग टेम्परेचर्स होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं। आइडियली हमारा 80, 85, 90, 95 तक कुकिंग टेम्परेचर जाता है। फ्राइंग के केस में ये 170 प्लस हो जाता है। अगर आप कुछ खाना ऐसा होता है जिसमें कुकिंग नहीं होती बट उसमें असेंबली करी जाती है, या आधी कुकिंग होगी और आधी असेंबली करी जाती है। असेंबली का मतलब होता है अलग अलग खानों को एक साथ मिला के एक प्रोडक्ट को बनाना, जैसे कि बर्गर्स, सैंडविचेस, कोल्ड सैलेड। बर्गर्स में जैसे पैटी होती है वो कुक होती है, बर्गर का ब्रेड जो है वो कुक होता है, जो उसमें सैलेड लगता है वो कुकड नहीं होता। तो अलग अलग खाने को साथ में मिला के आप एक बर्गर बना रहे हो। ऐसे ही जो कोल्ड सैलेड्स हम सर्व करते हैं, कोल्ड सैलेड में कुकिंग होती है। आप वेजिटेबल का सैलेड सर्व करते हो, कोल्ड सैलेड, उसमें आप वेजिटेबल्स को ब्लांच करके स्टोर कर देते हो जो चिल होती है। उसमें आपने ड्रेसिंग मिक्स करा एंड कस्टमर को सर्व करा। इस स्टेप पे कुकिंग नहीं हुई है। तो कुछ भी असेंबल करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो और जिस टेबल पे आप काम कर रहे हो या जिस कंटेनर में सैलेड बना रहे हो वो साफ़ हो। इसलिए अपने हाथों को सैनिटाइज करना और ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है असेंबली के टाइम पर। असेंबली के बाद या कुकिंग के बाद या तो आप कस्टमर को खाना सर्व कर देते हो या वो पैक होके डिस्पैच हो जाता है, या फिर कुछ खाना ऐसा होता है जो कुकिंग के बाद फिर से चिल स्टोरेज में चला जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई करी बनाई, वो करी आपको अभी यूज़ नहीं करनी है, 4 घंटे के बाद यूज़ करनी है, तो उस करी को रूम टेम्परेचर पे जल्दी से जल्दी ठंडा करके हम चिल स्टोरेज में डाल देते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी पका हुआ खाना जो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होता है वो 2 घंटे के अंदर अंदर ठंडा हो जाना चाहिए एंड उसके बाद वो चिल स्टोरेज में चला जाना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम आप रूम टेम्परेचर में खाने को ठंडा करने के लिए लगाओगे उतनी जल्दी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं और खाने को ख़राब कर सकते हैं। अंदर रखा हुआ स्टोर्ड खाना जो पका हुआ है, अगर आपको फिर से यूज़ करना है तो उसे फिर से गर्म करना ज़रूरी होता है। जब हम कोई भी खाना फिर से गर्म करते हैं उसको हम रीहीटिंग बोलते हैं। रीहीटिंग, दोबारा गर्म करना। इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 75 डिग्री से ऊपर। ये हमारा किचन फ्लो चार्ट था। अब हम आते हैं फूड स्टोरेज पर। फूड स्टोरेज जैसे कि हमने डिस्कस करा 3 तरीके के होते हैं। एक आपका रूम टेम्परेचर स्टोरेज जहाँ पे आप ड्राई स्टोर रखते हो, एक आपका चिलर्स या रेफ्रिजरेटर्स जहाँ पे आप चिल सप्लाईज रखते हो, और एक आपका डीप फ्रिज जहाँ पे आप फ्रोज़न सप्लाईज रखते हो।
जब भी आप कोई भी खाना इन सब चीज़ों में स्टोर करते हो तो हमेशा कुछ पॉइंट्स चेक करने होते हैं, जैसे कि आपका स्टोरेज एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे कोई पानी या गंदगी या सड़ी गली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, मक्खी नहीं होनी चाहिए, कोई और गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप स्टोर करोगे उसका टेम्परेचर चेक करना ज़रूरी है कि जो भी स्टोरेज एरिया है वो प्रॉपर टेम्परेचर पे चलता है या नहीं चलता। अगर आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करोगे तो जो अलमीराज है उसकी साफ़ सफाई देखना ज़रूरी है। चिलर्स और डीप फ्रिज के केस में टेम्परेचर देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी आप कुछ स्टोर करते हो तो उस पर प्रॉपर लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो कब बना है और कब एक्सपायर होने वाला है, ये लेबल ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको बेस किचन से मिलेगी उसमें इन सब चीज़ों के अलावा एक बैच कोड भी लग कर आएगा। ये बैच कोड बेस किचन के लिए है। बेस किचन अपनी प्रोडक्शन इस बैच कोड के हिसाब से कंट्रोल करता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उस पर डिस्पैच डेट क्या लगी है और एक्सपायरी डेट क्या लगी है। डिस्पैच डेट मतलब किस दिन वो डिस्पैच हुआ है बेस किचन से, किस दिन वो आपके पास आ रहा है, और एक्सपायरी मतलब किस दिन वो ख़राब होने वाला है। इसके अलावा जनरल लेबलिंग में वेज नॉन वेज का लोगो होता है। ग्रीन लोगो जो होता है वो वेज के लिए होता है और जो रेड या ब्राउन लोगो होता है वो नॉन वेज के लिए होता है। अगर आपके पास मार्केट वाला कोई भी पैक्ड खाना आता है उसके ऊपर भी ये लोगो मिलता है, उसके ऊपर भी डेट्स होती हैं, वो खाना कहाँ पे बनाया गया है उसका एड्रेस होता है, उसमें क्या क्या डला हुआ है वो सब चीज़ें होती हैं। लास्ट चैप्टर है पर्सनल हाइजीन के ऊपर। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है व्यक्ति की खुद की साफ सफाई। फूड सेफ्टी या सेफ फूड में हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि अगर खाना बनाने वाला इंसान या खाना सर्व करने वाला इंसान साफ़ सुथरा नहीं है तो भी खाना ख़राब हो सकता है। इसी चीज़ को बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, मतलब अपनी साफ़ सफाई को मेंटेन रखना। पर्सनल हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो पहली होती है हाथों को धोना। जब भी आप किचन एरिया में आए तो अपने हाथों को धोकर आए। टॉयलेट्स को यूज़ करने के बाद हाथों को धोना है। अगर आप नॉनवेज को हैंडल कर रहे हैं तो नॉनवेज धोने से पहले और धोने के बाद अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉनवेज के जीवाणु हैं वो आपको भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी गंदा सामान उठाते वक्त हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग करते वक्त या क्लीनिंग के जो केमिकल्स हैं उनको उठाते के बाद हाथों को धोना ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन में एक और पॉलिसी आती है जो हमारी कंपनी फॉलो करती है, वो होती है मेडिकल एग्जामिनेशन पॉलिसी। जब भी कोई स्टाफ ड्यूटी ज्वाइन करता है उससे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये देखने के लिए कि वो स्टाफ का हेल्थ का स्टेटस क्या है, क्या उसको कोई बीमारी तो नहीं है या कोई स्किन का डिसीज़ तो नहीं है। उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा एक पॉलिसी और होती है इंजरी एंड इलनेस पॉलिसी। ये ISO के अंडर भी आती है। इस पॉलिसी में होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ गया है तो उसके मैनेजर को रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है, एंड अगर वो बीमार है तो उस टाइम पे उसको प्रोडक्शन यूनिट में एंट्री नहीं होती है। दूसरी पॉलिसी होती है कि अगर आपकी छोटी मोटी कोई चोट लग गई है तो वो चोट या ज़ख्म खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से बैंडेड लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो खुला हुआ होगा तो उस इंसान को भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से किसी और को भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस खाने में भी गंदगी जा सकती है। लास्ट होता है हाथों को सैनिटाइज करना। सैनिटाइज करने का मतलब होता है आपके हाथ के ऊपर से बैक्टीरियाज को हटाना या जीवाणुओं को हटाना। इससे हम एक केमिकल से करते हैं जिसको हम सैनिटाइज़र बोलते हैं। तो जब भी कोई खाना आप डायरेक्टली हाथों से टच कर रहे हो उससे पहले आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, स्पेशली कोल्ड सैलेड बनाते वक्त या बर्गर और सैंडविच बनाते वक्त। पर्सनल हाइजीन में एक और पॉइंट आता है पर्सनल ग्रूमिंग का। पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब होता है अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना। ये ट्रेनिंग आपको आउटलेट्स में ऑलरेडी दी जाती है। इसमें हम यूनिफॉर्म कवर करते हैं कि बंदे की यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी होनी चाहिए, शूज़ साफ़ होने चाहिए, उसकी मूछें छोटी होनी चाहिए, बाल कटे हुए होने चाहिए,
बहुत लंबी दाढ़ी परमिटेड नहीं होती, आपके नाखून छोटे होने चाहिए, तम्बाकू चबाना या च्युइंगम चबाना ये सब ड्यूटी में अलाउड नहीं होते। इसमें एक चीज़ और होती है, ज्वेलरी पॉलिसी। ज्वेलरी पॉलिसी का मतलब होता है कि किचन में काम करते वक्त आपके हाथों में कोई भी ज्वेलरी या रिंग्स नहीं होनी चाहिए। जो लड़कियां किचन में एंटर करेंगी उनके बाल और उनके ईयररिंग्स हेड कैप के अंदर प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। ये पॉलिसी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर ज्वेलरी में से कोई छोटा पीस खाने में गिर जाए तो कस्टमर कंप्लेन हो सकती है, इसलिए ये ज्वेलरी पॉलिसी बनाई गई है। लास्ट टॉपिक होता है क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन का। क्लीनिंग का मतलब होता है साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का मतलब होता है स्वच्छ करना। क्लीनिंग में बैक्टीरिया थोड़े कम होते हैं और सैनिटाइजेशन में थोड़े और कम हो जाते हैं। जब हम टेबल्स को क्लीन करते हैं या चेयर्स को क्लीन करते हैं या फ्लोर को क्लीन करते हैं तो उसमें हम उस पर लगी हुई धूल मिट्टी को हटाते हैं। जब हम सैनिटाइज करते हैं तो उस पर लगे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हटते हैं। सैनिटाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक सैनिटाइजेशन आप करते हो अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से, जो जनरली हाथों के लिए यूज़ होता है और थर्मामीटर के लिए यूज़ होता है। एक सैनिटाइजेशन होता है क्लोरीन टैबलेट से, जो बर्तनों के लिए, चॉपिंग बोर्ड्स के लिए, नाइफ्स के लिए और सब्जियों के लिए यूज़ होता है। जब हम क्लोरीन का सैनिटाइजेशन करते हैं तो हमें क्लोरीन टैबलेट को पानी में घोल के उसका सॉल्यूशन बनाना होता है। इसके दो सॉल्यूशंस बनते हैं। एक होता है 50 ppm, 50 ppm, जो कि हम वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है 150 ppm, 150 ppm, जो कि हम चॉपिंग बोर्ड्स और बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है। मतलब एक जो आपने पानी बनाया है उसमें क्लोरीन की कितनी मात्रा है वो ppm से पता चलती है। 50 ppm का मतलब आपके सॉल्यूशन में इतना क्लोरीन डला हुआ है। सब्जियों के लिए हम कम मात्रा यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा यूज़ करेंगे तो सब्जियां गल जाती हैं, और चॉपिंग बोर्ड्स और सरफेसेस के लिए या बर्तनों के लिए हम ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे स्टेप्स आपके QA रिलेटेड स्टेप्स हैं जो हम रेस्टोरेंट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सबको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करने हैं। अगर आप अपने रेस्टोरेंट्स में अच्छी साफ़ सफाई मेंटेन करेंगे, अच्छे कुकिंग मेथड्स को मेंटेन करेंगे और अच्छी स्टोरेज प्रैक्टिसेस को मेंटेन करेंगे तो आपके रेस्टोरेंट में फूड हाइजीन एंड फूड सेफ्टी दोनों मेंटेन हो पाएंगे। मतलब आपका जो खाना है वो भी साफ़ सुथरा होगा और क्वालिटी, खाने की जो क्वालिटी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। जनरली हर रेस्टोरेंट्स में कुछ अच्छी और बुरी आदतें देखी गई हैं, जैसे कि आप जब भी खाना बनाओ हाथ धो के बनाओ, ये गुड प्रैक्टिस है। गंदे हाथों से खाने को मत छुओ, गंदी ड्रेस मत पहनो, फ्रिज साफ़ नहीं है तो उसे साफ़ करके खाना स्टोर करो, हर प्रोडक्ट को लेबल करके रखो, डीप फ्रिज को प्रॉपर तरीके से क्लीन करो। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को टच कर रहे हो तो हमेशा ग्लव्स पहन के या हाथों को सैनिटाइज करके उसे सर्व करो। शेफ़ टेबल पर जब खाने को टेस्ट करते हो तो एक खाने या दो खाने को टेस्ट करने के बाद अपने स्पून को गर्म पानी से रिंस करो। वहाँ पे आप एक गर्म पानी का ग्लास रख सकते हो जिसमें आप अपने स्पून को डाल के रिंस कर सकते हो। अब हम आते हैं कुछ बैड प्रैक्टिसेस पर, कुछ गलत आदतें जो कि आउटलेट्स में देखी गई है। सबसे कॉमन प्रैक्टिस जो आउटलेट में देखी गई है कि कुछ भी सीव करना होता है तो टेबल पर ही सीव कर देते हैं, चाहे वो टेबल साफ़ हो या ना हो। देन कई बार एप्रन्स का स्लीव्स इतना लंबा होता है कि वो खाने में टच हो रहा होता है, वो भी गलत है। गंदी पॉलीथीन बैग्स में खाने को स्टोर करना। सी फूड में जनरली पानी चूता है, अगर वो पानी बहुत ज़्यादा चू रहा है और उसकी वजह से डीप फ्रिज ख़राब हो रहा है तो ये भी एक गलत आदत है, आपको उसे टाइमली चेक करना है। गंदे हाथों से खाने को टच करना, ये भी एक गलत आदत है। रिसीव करते वक्त सब्जियों को ज़मीन पे रखना,
नॉनवेज को ज़मीन पे रखना या नॉनवेज को हाथों से उठा के किचन में लेके जाना जिससे उसका सारा पानी ज़मीन पे टपकता है, ये भी एक गलत आदत है। जब भी नॉनवेज को रिसीव करना है हमेशा एक बास्केट में या एक बकेट या एक कंटेनर में रिसीव करना है ताकि उसका गंदा पानी ज़मीन पे ना गिरे। और सफाई करते वक्त शेफ्स कोई काम ना करें तो बहुत अच्छा होगा। पहले सफाई हो जाने दें, उसके बाद अपना काम शुरू करें। जनरली ये देखा जाता है कि एक तरफ सफाई चल रही होती है और एक तरफ शेफ़ काम कर रहे होते हैं, जिससे कि उनके जूतों की वजह से फिर से सारी गंदगी उस एरिया में फैल जाती है। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो सफाई मॉर्निंग में जो सफाई हो रही है और जो ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं उसमें एक कोऑर्डिनेशन बना के रखें। बहुत बार ये भी देखा गया है कि कुछ चीज़ें किचन में अवेलेबल नहीं होती हैं और उनके लिए शेफ़ शॉर्टकट्स यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही बार में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती और टीम शॉर्टकट यूज़ कर लेती है। प्लीज़ ऐसा ना करें। जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी है उसका ऑर्डर जल्दी से जल्दी दीजिए। कई बार चॉप करते वक्त चॉपिंग बोर्ड से खाना टेबल पे गिरता है, जैसे कि आप सब्जियां चॉप कर रहे हो या आप प्याज चॉप कर रहे हो तो कुछ प्याज या कुछ सब्जियां चॉपिंग बोर्ड से टेबल पे भी गिरती हैं। इसलिए उस टेबल को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस टेबल से खाने को डायरेक्टली उठा के स्टोर कर सको। इंडक्शन ट्रेनिंग के बेसिस पे हमारे आउटलेट्स में कुछ SOPs और कुछ लॉग शीट्स फॉलो होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको QA गाइडलाइंस टू डू शीट में मिलेगी। इस शीट में हर एक चीज़ को ब्रीफ करा गया है कि आपको अपने आउटलेट में क्या क्या काम करने हैं। जनरली आपको एक टेम्परेचर लॉग दिया गया है जिसमें आप फ्रेश सप्लाईज का टेम्परेचर लेते हो या जो आपने प्रोडक्ट स्टोर करे हैं और जो आपके इक्विपमेंट हैं मतलब चिलर और डीप फ्रिज है उनका टेम्परेचर भरते हो। देन स्टैम्प एंट्री होती है जिसमें आप टेम्परेचर भरते हो। आपको 4 SOPs दिए गए हैं QA के जो आपके RMs को डेली आपको ब्रीफ करने हैं। सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस का भी एक SOP बना गया है। फूड रिसीव करते वक्त कितने टेम्परेचर्स होने चाहिए वो सब भी SOPs में दिए गए हैं। इस टू डू शीट में टू डू QA गाइडलाइन शीट में फूड स्टोरेज के बारे में भी बताया गया है एंड स्टोरेज क्राइटेरिया का भी बता रखा है। इसी तरीके से शेल्फ लाइफ के बारे में भी बताया गया है। शेल्फ लाइफ चार्ट आपको डेली पीरियोडिक बेसिस पर QA टीम इशू करती है। प्लीज़ जो भी चार्ट्स आपके पास आए उन्हें प्रॉपर तरीके से देखें। इसके अलावा QA टीम PDS रिलीज़ करती है। PDS होता है प्रोडक्ट डाटा शीट। PDS एक शीट होती है जिसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो प्रोडक्ट किचन में कैसे बन रहा है और आउटलेट में आपको क्या क्या करना है वो लिखा होता है। उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, मतलब वो कितने दिनों तक खाने के लिए ठीक है, उसको आप कहाँ पे स्टोर करोगे, बेस किचन उसको कैसे डिस्पैच करेगा और आउटलेट पे वो कैसे रिसीव करा जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें PDS में लिखी होती हैं जो QA डिपार्टमेंट से रिलीज़ होता है। जब भी कोई न्यू लॉन्च होता है तो PDS शीट्स बनाई जाती हैं। इस PDS की ब्रीफिंग रेस्टोरेंट मैनेजर करेगा एंड जब भी QA टीम आउटलेट पर आएगी तो QA टीम ब्रीफ करेगी। इसके अलावा एक पिक्टोरियल PDS बनता है पिक्चर्स के साथ। ये PDS आउटलेट के लिए बनता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स होती हैं और आपको उस स्टेप में क्या करना है ये होता है। PDS में और भी फूड सेफ्टी की गाइडलाइंस दी जाती हैं जैसे कि स्टोरेज टेम्परेचर्स, सैनिटाइजेशन SOPs या कोई और प्रिकॉशंस जो आपको लेनी है। जो जो चीज़ें हमने इंडक्शन ट्रेनिंग में कवर करी है उन सब के पोस्टर्स बनाए गए हैं। टेम्परेचर का पोस्टर है, FIFO का है, पर्सनल हाइजीन का SOP का पोस्टर है, क्लीनिंग के लिए एक पोस्टर है, फूड हैंडलिंग स्टेप्स के लिए मतलब आपको रिसीविंग से लेके सर्विंग या डिस्पैच तक क्या क्या टेम्परेचर्स को मेंटेन करना है उसके लिए एक पोस्टर है, हज़ार्ड्स के लिए एक पोस्टर है, वेजिटेबल्स को कैसे धोना है और सैनिटाइज करना है उसका एक पोस्टर है, अरेंजमेंट इन चिलर आपको खाने को कैसे अरेंज करना है और फूड स्टोरेज एरिया को कैसे चेक करना है उसके लिए भी एक पोस्टर है। एंड लास्ट पोस्टर है आपका हैंड वॉश का तरीका कि आपको अपने हाथों को कैसे धोना है। ये सारे पोस्टर्स आपके QA रिलेटेड पोस्टर्स है। रिसेंटली QA डिपार्टमेंट ने कुछ एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है, बैच कोडिंग सिस्टम, जो मैंने लेबलिंग के टाइम पे भी समझाया था। बैच कोडिंग सिस्टम में जो आगे के 3 लेटर्स होते हैं वो प्रोडक्ट का कोड होता है।
ये प्रोडक्ट कोड जो है ये भी QA डिपार्टमेंट बनाता है। तो जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो प्रोडक्ट कोड भी दिया जाएगा। जब भी आपको कोई कंप्लेन रजिस्टर करवानी है या कोई भी खाने में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमेशा उसकी लेबलिंग चेक करें एंड उसका बैच कोड ज़रूर रिपोर्ट करें QA डिपार्टमेंट को, ताकि वो बेस किचन में उस प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकें और चेक कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई है। अगर कस्टमर कंप्लेंट्स निकलती हैं किसी खाने में तो प्लीज़ जो भी कस्टमर कंप्लेन का कारण है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट निकला है जैसे कि बाल, कांच का पीस या कुछ भी, उसकी एक पिक्चर ज़रूर खींच ले या फिर वो सैंपल आप हेड ऑफिस भिजवा दें QA टीम के पास, ताकि उसका एनालिसिस करना ईजी हो जाए। ये सारा हमारा QA इंडक्शन ट्रेनिंग का मटेरियल था जो कि आपको स्लाइड्स में और नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है।